हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए सरफराज जी। और आज की वीडियो जो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज जिन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, इन टॉपिक्स को बहुत ही कम जो है यूट्यूब पे जो है एक्सप्लेन करा गया है। और बहुत सारे लोग जो है बताते हैं, लेकिन इतनी डिटेल से जो है वो नहीं बताते। और जिन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उसमें मैप्स अप्रूव्ड होते हैं, और इसी के साथ साथ ही जो नक्शा जो पास होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, उसकी क्या बेसिक प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में। और आपका प्री DCR और जो ऑटो प्लान हो गए, दो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू जो आपका नक्शा पास होते हुए जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। और इसी के साथ साथ ही बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम घर बनवा सकते हैं बिना नक्शे को पास करवाए। तो इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। फिर इसी के साथ साथ ही आपका जो आप लोन लेते हैं घर के लिए, तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और इसी के साथ साथ ही जो गवर्नमेंट सब्सिडीज होती हैं वो किस तरीके से मिलती है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को जो हम आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सरफराज जी के साथ। और बेसिकली सरफराज जी का इंट्रोडक्शन जो मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सरफराज जी, आप सबसे पहले जो आप बताइए कि बेसिकली जैसे जो मैप जो पास होते हैं, तो पास की क्या प्रोसेस रहती है। शिवम जी, जैसे पहले होता था हमें आर्किटेक्ट से मिलना पड़ता था और उसी के थ्रू हम इसको मैप अप्रूवल के लिए प्रोसेस करते थे। प्रोसेस अभी भी वैसा ही है। लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी है कि ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है तो हम खुद से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी आर्किटेक्ट के थ्रू ही आपको करवाना पड़ेगा। बेसिक प्रोसेस ये है कि अभी आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा आपको, उन्हीं के लॉगिन से, उन्हीं के लाइसेंस से जो आपका मैप अप्रूवल के प्रोसेस है वो किया जाएगा। फीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। बस इसमें पार्शियलिटी ये आ गई है कि फाइल किस व्यक्ति के पास है या जो भी किस ऑफिसर के पास है वो आपको टाइम पता चलता रहेगा। और उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको वहाँ पर अथॉरिटी में जाना है और वहाँ पूछना है कि मेरी फाइल कहाँ है। तो 10 बंदों के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं, अपने आर्किटेक्ट से कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप गवर्नमेंट ने जो नए सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं उसके थ्रू आपको अपने घर ही पता चल जाएगा। आपको मैसेज या मेल के थ्रू पता चलता रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑनलाइन प्रोसेस करिए, लेकिन जो आपकी जो फाइल जो डलेगी वो आर्किटेक्ट के ही आपके उसी की लॉगिन से डलेगी। और बेसिकली आर्किटेक्ट का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा वो मिलेगा जो कि HID में अप्रूव्ड होगा। जी बिल्कुल, है ना। तो इससे आपको कोई धोखा भी नहीं दे सकता है कि मैं मोहर लगवा के जो है अपना नक्शा पास करा दूंगा। तो इस चीज का आपको एक फायदा मिलता है यहाँ पर। एक फायदा मिलेगा, मतलब जो पास कर रहा है तो मतलब कि वो अंदर अप्रूव्ड है, मतलब वो एक जेन्युइन काम कर रहा है। जेन्युइन काम। ओके, तो सरफराज जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ऑनलाइन जो मैप जैसे बनता है तो उसमें दो सॉफ्टवेयर जिनको की यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इन सॉफ्टवेयर को यूज क्यों किया जाता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली दो ऐसे सॉफ्टवेयर इनमें, एक है प्री DCR और एक है ऑटो प्लान। तो सबसे पहले देखिए इसका यूज क्यों किया जाता है। देखिए, पहले सारा काम मैनुअल होता था, हमें ब्लूप्रिंट के थ्रू ही करवाना पड़ता था। फिर गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया प्री DCR, सबको ऑनलाइन करने के लिए। तो प्री DCR सबसे बेसिक और सबसे पहला सॉफ्टवेयर था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है, ऑनलाइन मैप अप्रूवल का। तो इससे आम लोगों को भी सुविधा मिली अपनी फाइल चेक करने की। और पार्शियलिटी का मतलब ये पहला कदम था पार्शियलिटी का। और ऑटो प्लान उसके बाद आया है, तो ये सेकंड स्टेप आप मान सकते हैं इसको। प्री DCR में ये होता था कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन अपलोड होते थे। और जैसे बायलॉज के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जैसे पहले हम बनाते थे ब्लूप्रिंट में, कुछ मिस्टेक्स कर देते थे या कुछ भी, तो अब ये प्योरली बायलॉज के अकॉर्डिंग ही बनेगा। प्री DCR के अंदर बायलॉज अपलोड किए गए हैं सारे नियम जितने भी हैं। और दोस्तों, बायलॉज क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सरफराज जी कंटिन्यू करिए। जी, तो जैसे आपने बताया बायलॉज के अकॉर्डिंग, तो उसमें हर एक रूम का साइज प्रॉपर कि आपने जो सेटबैक छोड़ी है 75% कवरेज है जो भी, तो वो ऑटोमेटिक उसको लेगा। ओके, जैसे कि रूम के साइज के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी विंडो आनी चाहिए, कितनी बड़ी विंडो आनी चाहिए, कितना ओपन स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो घर है वो एकदम प्रॉपर वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग ही बनेगा उस प्लान में। मतलब वो सारे जो रूल्स हैं वो पहले से प्री DCR में आपके अप्लाई हो चुके हैं, वो उसी को ही वो पकड़ेगा जब हम उसको बायलॉज के साथ बनाएंगे। ओके, तो उसके बाद अभी लेटेस्ट जैसे ऑटो प्लान आया है, तो ऑटो प्लान के बारे में बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट को क्या नीड पड़ी कि प्री DCR को छोड़ के ऑटो प्लान को लॉन्च करना पड़ा। जी, ऑटो प्लान जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टेप है ऑटो प्लान। और प्री DCR ऑटो प्लान में ऑलमोस्ट चीजें सेम है, ऑनलाइन प्रोसीजर वो भी है, ये भी है। तो इसमें कुछ फायदे आर्किटेक्ट को भी हुए हैं ऑटो प्लान लाने से, और कुछ आप लोगों को भी होंगे। जैसे पहले आर्किटेक्ट के फायदों की बात कर लेते हैं। असल में पहला प्रोसेस होता था कि फाइल जाती थी अकाउंटेंट के पास, फिर मैपलर के पास। तो यहाँ पर प्री DCR का एक स्टाफ था
जो उस फाइल को चेक करता था कि पीडीसीआर ये आपके प्रॉपर है या नहीं। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पीडीसीआर एक अलग ही स्टाफ रखा था। ओके। कि अगर आर्किटेक्ट कोई गलती करते हैं तो वो उसको रीवेरीफाई कर सके वहाँ पर। ठीक है। इसलिए वो टेक्निकल स्टाफ था, आईटी डिपार्टमेंट था, एचआरडी का उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि वो उसको बिल्कुल टेक्निकली चेक कर सकते थे पीडीसीआर फाइल को। और उससे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी जैसे सरफराज जी ने एक नाम लिया बीच में एचआरडी है, तो एचआरडी का पूरा नाम है हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से आप जिस भी एरिया में रहते हैं आपकी एक अलग आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो डीडी होगा वहाँ पे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरीके से आपके यहाँ की जो अथॉरिटी है वो अलग होगी। फिलहाल अभी जैसे जो नाम लिया एचआरडी वो हमने अपने एरिया की अथॉरिटी का नाम लिया। जी बिल्कुल सही। हाँ जी। जैसे हम वाटर प्लान के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे सेकंड स्टेप है, कुछ स्टेप इजी किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बार हमारे पीडीसीआर स्टाफ के पास से होके जाती थी, तो उनको उस फाइल को चेक करने में टाइम लगता था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमारी फाइल है, उनके पास सैकड़ों फाइल है। तो अब यहाँ पर वाटर प्लान के आने से ये 2 स्टेप हमारे स्किप हो गए हैं। ओके। आर्किटेक्ट के लिए, आप लोगों के लिए फायदा हुआ है कि ये जो प्रोसेस थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन का जो समय लगता था वो बचेगा हमारा पास करने में। दूसरा, आर्किटेक्ट के लिए एक तरह से ये स्टेप ही है कि उसमें कोई गलती होती थी तो वो हमारे लॉगिन में फिर से आती थी आर्किटेक्ट के, वो उसको रीवेरीफाई करते थे, फिर सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से होता था। द वाटर प्लान के आने से ये है कि ये जो पीडीसीआर का जो स्टेप थे वो आर्किटेक्ट खुद करेंगे। स्क्रूटनी रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट थी वो खुद ही वेरीफाई करेंगे, उससे पहले फाइल आपकी अपलोड होगी ही नहीं। ओके। तो मतलब अगर कोई भी इशू है वहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो आगे जाएगी नहीं, ऐसे नहीं कि आगे स्टेप पे रुक के वापस आएगा, वो डलेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा। वो अगर डल गई तो मतलब आपकी फाइल बिल्कुल ओके तभी डल गई। ओके, तो ये इसका जो बेसिकली बेनिफिट है। जी बिल्कुल, ऑटो प्लान का ये बेनिफिट है। ऑटो प्लान का बेनिफिट है। ओके। तो देखिए अब इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सरफराज जी मेरा आपसे ये है कि नॉर्मली जैसे जो मैप जैसे पास होता है तो देखिए उसकी जो प्रोसेस है अंदर की टेक्निकल, उसके बारे में तो खैर नहीं बात करते, वो तो आर्किटेक्ट अपने हिसाब से देख लेते हैं, वो एक नॉर्मल बनने के लिए जानना जरूरी भी नहीं है। लेकिन ये बात करते हैं कि नॉर्मल जैसे जो नक्शा पास होता है तो नक्शा पास होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो नीडेड रहते हैं? देखिए आर्किटेक्ट के थ्रू तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके लोकल आर्किटेक्ट आपको बता देंगे। फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि आपके लिए नक्शा पास कराने अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपने एक नया प्लॉट खरीदा है अगर, तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री कॉपी जो आप सबसे पहले मिलती है आपको। दूसरा, अगर एचडीए मतलब आपकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है तो आपको उसका दाखिल खारिज होना चाहिए। या इस तरह के एरिया में आपका प्लॉट होना चाहिए जहाँ पर आपकी अथॉरिटीज को कवर करती है और नक्शे पास कराए जाते हैं। ओके। इसमें थोड़ा सा दाखिल खारिज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, दाखिल खारिज को मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि अगर जैसे आपकी अप्रूव्ड कॉलोनी है तो वहाँ पर क्या होता है, कब्जा प्रमाण पत्र होता है अगर आप डायरेक्ट अथॉरिटी से खरीद रहे हैं। ओके। उसके जिसने भी लेआउट उसको बनाया है उससे खरीद रहे हैं तो कब्जा प्रमाण पत्र होता है। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी को तो वहाँ पर आपको दाखिल और खारिज करवाना पड़ेगा। ओके। ओके। तो सरफराज जी इसमें नक्शा जो पास करवाने की प्रोसेस है, वैसे देखिए अभी जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स की बात करी, ये भी आई थिंक डिपेंड करता है आपकी अथॉरिटी के साथ। कहीं पे रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं पे थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट जो बेसिकली काफी सारे हद तक जो डॉक्यूमेंट्स है सेम ही रहते हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कुछ कम। तो सरफराज जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में नक्शे को पास करवाए बिना अपने घर को बनवा सकते हैं क्या? सर बनवा भी सकते हैं, नहीं भी, कुछ कंडीशंस हैं। मैं कंडीशन आपको बताता हूँ। सारा एरिया है उसमें ग्रामीण एरिया भी आता है और शहरी भी आता है। बिल्कुल। जबकि हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी उन दोनों एरिया को कवर करती है। ओके। अच्छा, ग्रामीण को भी करती है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो सर्विस है वो ग्रामीण में भी प्रोवाइड करवा रही है और शहर में भी। जैसे आपने सुना होगा नगर निगम में एरिया आया है, ये नगर निगम में नहीं है, तो नगर निगम की फैसिलिटी उसे मिल रही है, इसको नहीं मिल रही है। ये चीज़ हो जाती है कॉमन से थोड़ी सी। ओके। और इसके फायदे ये चीज़ है कि अगर आपकी अथॉरिटी से आपका वो जो एरिया है वो अप्रूव्ड है या आपकी कॉलोनी है वो अप्रूव्ड है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ़ायदा हो जाता है। पहला तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाएंगी, जैसे सीवर हो गया, पाइपलाइन हो गई पानी की, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करना। जी बिल्कुल। और जहाँ वहाँ की सड़कें हो गई वो अकॉर्डिंग टू बाय लॉज बनी होंगी, एटलीस्ट शायद 9 मीटर से कम ना हो, अलग अलग एरिया का अलग अलग हो सकता है। ओके। और दूसरा ये है कि अगर पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर अप्रूव्ड है आपकी कॉलोनी तो जैसे उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह लगते हैं, इन चीज़ों के जो आपको पैसे लिए जाते हैं सीवर लाइन के लिए या पानी की पाइपलाइन के लिए, वो आपके प्लॉट के एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि प्लॉट के प्राइस में ऐड है। अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदे हैं उसकी कीमत अप्रूव्ड में है आपकी 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लेते हैं तो हो सकता है आपको 1000 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाए। लेकिन अब अगर आप कहेंगे कि दोनों में तो बराबर ही हो गया है तो चीज़ें थोड़ी ये है कि आपको ये सस्ता पड़ गया लेकिन आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिली, वहाँ पे बिजली की लाइन नहीं डली, पानी की लाइन नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने।
और वहाँ पर क्या है कि आपको वन टाइम पे करना पड़ रहा है, उसके बाद आप मकान बनाइए, आपको लाइफ टाइम मिलेगी। जहाँ आपने लिया है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पता नहीं कब ये सारी सुविधाएं आपको मिले, तो आपके पैसे उतने ही मिलने हैं, लगने हैं, तो आप स्टार्टिंग में खर्च कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसका दूसरी चीज़ ये भी होगी, जैसे अगर मैंने आपको पैसे के बारे में बताया, दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी में आजकल ऐसा है कि पहले प्लॉट ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसके बाद जब उसके मकान बनाएंगे तो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। 50 लाख के अराउंड छोटे मकान की भी कॉस्ट पहुंच जा रही है प्लॉट समेत। तो ऐसे में आम इंसान के पास, जैसे आप हो गए या हम लोग ही हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो नहीं पाते हैं इकट्ठे, तो आप उसके लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है प्लॉट, तो लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो आपने सुना होगा पी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिल रही है, उसका आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपके मकान का नक्शा पास होगा। ओके। तो बस प्लॉट पे पैसे खर्च करिए, उसके बाद आपको सारी फैसिलिटी स्टेप बाय स्टेप मिलती चली जाएंगी सरकार की तरफ से। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको जो फैसिलिटी है, जो सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट से मिल रही है, उसका आपको बेनिफिट उठाना है, तो आपको जो है सबसे पहले तो आपको नक्शा पास करवाना। बिल्कुल सही कहा। और अच्छा, एक चीज और है कि अगर मान लिया जो एरिया है, वो अगर मान लिया ऐसे एरिया में आ रहा है जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे वो रूल जो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे वहाँ पे, तो उस केस में अगर वहाँ पे अगर कोई बंदा घर बनाता है, उसको लोन चाहिए, उसको सब्सिडी भी चाहिए, तो इस केस में क्या क्या कर सकता है? जी शिवम जी, जैसे आप कह रहे थे कि अगर हमारा प्लॉट जो ऐसी कॉलोनी में है, उसका लोन लेने का प्रोसीजर होगा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपका अप्रूव कॉलोनी में है और उसका नक्शा इजीली पास हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर अप्रूव कॉलोनी में नहीं है, नक्शा पास नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज उस प्लॉट का है, तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक इजीली लोन देगा, जैसे मैं आपको 1-2 बैंक के नाम दिखा देता हूँ। पीएनबी हाउसिंग हो गया, HDFC हाउसिंग, इंडिया बुल्स, या इस तरह के जो भी DHFL बैंक हैं, जो हाउसिंग की ब्रांच खोल रखे, बहुत सारे बैंक हैं, काफ़ी नए नए आ रहे हैं, तो वहाँ से आपका लोन इजीली हो जाएगा। बस वो आपको दाखिल खारिज मांगते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और इसका फायदा देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आपका अप्रूव कॉलोनी में है तो आपको सरकार इजीली लोन देगी। इंटरेस्ट रेट भी सरकार का बहुत कम होता है, 6 से 7% इन बिटवीन चलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। बट प्राइवेट का क्या है, इनके आसपास भी नहीं है, उनका स्टार्टिंग 8 से होता है और 13-14 तक चलता रहता है, जो हाल ही में चल रहा है। अभी मैं आपको बता दूँ, हाल ही में 9% के आसपास अराउंड चल रहा है। हो सकता है आपके एरिया में अलग हो, लेकिन ऑल इंडिया में जैसे RBI ने सेट कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट भी प्राइवेट बैंक में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अप्रूव कॉलोनी में, और यहाँ पर आपको हर स्टेप पे आपको पैसे पे करने ही पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप चाहे कहाँ चाहे यहाँ से पकड़ो, चाहे वहाँ से पकड़ो। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो डेवलप्ड होती हैं कॉलोनीज, वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो मतलब बेनिफिट उनको वहीं पर ही है। बेनिफिट उनको वहीं मिलता है। ओके ओके। तो इसमें अच्छा एक क्वेश्चन और होता है कि जैसे अब इसमें भी ना लोन की 2 कंडीशन बन जाती है, एक बनती है प्राइवेट बैंक से और दूसरी बनती है गवर्नमेंट बैंक से। तो प्राइवेट बैंक से लोन लेना और गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना, इन दोनों में अगर हम बात करें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज, दोनों को हम कंपेयर करें तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। जैसे आप हैं, मैं हूँ, या हमारे जो व्यूअर्स हैं इस समय हमें देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनका जॉब फिक्स है और उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह आता है, भले ही सैलरी से डजंट मैटर कि इतना कम है नहीं है। और दूसरे में आ जाते हैं थोड़े से अलग कैटेगरी के लोग, जो भले ही उनको कैश में पेमेंट होता है, इनकम टैक्स उनका नहीं है, लेकिन भाई उनको भी घर बनाना है, तो कहाँ से करें? तो प्राइवेट बैंक के लिए उनके लिए सबसे ईजी फैसिलिटी है। बस वो कोशिश ये करें कि जो भी उन्होंने लोन लिया है वो उसको जल्दी पे करने की कोशिश करें। बैंक की एक कंडीशन ये होती है कि 1 साल से पहले आप उसमें बल्क में पैसा नहीं डाल सकते हैं। 1 साल के बाद भले आप सारा लोन सेटल कर दीजिए। तो जो इस तबके के लोग हैं, जो इतना मतलब हाईली जॉब नहीं करते हैं, या उनकी जो इनकम है वो इस तरह से नहीं है, तो प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करता है, ना आपके डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा मांगेगा, ना नक्शा पास। बस आप कोशिश कीजिए कि उस लोन को जल्दी से जल्दी पे कर सकें, अदरवाइज वो लोन बिल्कुल ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप जितना टेन्योर ज़्यादा बढ़ाएंगे अपना, तो वो लोन आपका बढ़ता ही जाएगा। ओके। तो इसमें मेरे साथ जो सब्सिडीज है गवर्नमेंट की, वो प्राइवेट बैंक से लोन लेने में मिलती है? सब्सिडी प्राइवेट बैंक से अगर लोन लेने में मिलने की बस कंडीशन ये है कि सब्सिडी में डॉक्यूमेंटेशन आपके सारे सेम है। ओके। असल में सब्सिडी के लिए क्या होता है कि कुछ आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्म जो है इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको समझ में आए भरना कैसे। अच्छा। तो यहाँ पर या हर जगह मोस्टली आपका बैंक ही, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, लोन लेने के बाद वो सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तब वो सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं। सब्सिडी में सबसे पहली कंडीशन है कि आपका नक्शा पास होना चाहिए। अच्छा, पहली कंडीशन नक्शा पास होना ही चाहिए? जी बिल्कुल, बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपके सेम रहेंगे। मतलब अगर नक्शा हमारा पास नहीं होगा तो सब्सिडी का कोई स्कोप नहीं है? बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे प्राइवेट बैंक और जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, तो दोनों के ही अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कितना तक वेरी कर सकता है? देखिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 से लेकर
4.5% तक वेरी कर सकता है। 2 से लेके जी, 4.5% तक। ओके। और देखिए अभी ये तो आपने बता दिया कि 2 से लेके 4.5% तक वेरी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि गवर्नमेंट से लोन लेना थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए जो है मतलब तो उस टाइम पे बंदे क्या कि 2 से 4% भले एक्स्ट्रा है लेकिन वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसके बारे में असल में लोगों का सोचना थोड़ा सा गलत है। सरकार अगर आपको सुविधा दे रही है तो वो आपको वेरीफाई करेगी कि आपका वजूद है या नहीं है। ओके। और ये चीज़ में हमें दिक्कत होती है कि अगर वो हमसे आधार कार्ड मांग रही है या पैन कार्ड मांग रही है तो हमको वो देने में दिक्कत क्यों हो रही है। कुछ सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट हैं, 8 से 10, लिस्ट हम आपको किसी और दिन बताएंगे और ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमको उनको देने हैं, ना वहाँ पर कोई एजेंट का पंगा है ना कुछ है। प्राइवेट बैंक में क्या है, अगर आप बैंक के बाहर से आपको एजेंट पकड़ लेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम बैठे हैं इस तरह से बैठना है, उनको पैसे देने हैं, वो करवा देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होंगे तब भी, तो उसके बदले में आपको 1% से लेकर 10% तक रिश्वत देनी होती है, जो इजीली आप दे देते हैं क्योंकि आपको दौड़ भागना करनी पड़े। सरकारी बैंक में इस तरह का कोई झंझट नहीं है, तो आप लोगों को लगता है कि बहुत झंझट है। तो सरकार अगर आपको फायदा दे रही है तो एक बार आपको चेक करेगी कि आप इसके लायबल हैं या नहीं, तो इसको गलत आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट बैंक में जैसे मैंने बताया कि दिखने में लग रहा है कि 2 से 4.5 बहुत कम है, लेकिन जब वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में होता है तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो प्रेशर डालता है। इसमें अगर ये भी रहता है कि कोई अगर हमारी EMI मिस आउट हो गई है तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता ही जाता है, उसको हम पे नहीं कर पाते तो टेन्योर के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा हाई रहता है कि बस। ओके, तो सरफराज जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब जैसे हमने टॉपिक को छेड़ा था गवर्नमेंट की सब्सिडीज के बारे में, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज के ऊपर भी हम थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट देती है और किस किस को देती है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, गवर्नमेंट की सब्सिडी का अलग अलग है। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपका प्लॉट है तो उस पर आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा, तो घर बनाने पे आपको सब्सिडी मिल रही है। ठीक है। दूसरा ये है कि सरकार ने अगर ये योजना निकाली है तो ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए नहीं है। अगर आप प्लॉट खरीदने के लायबल हैं तो आप उसमें मकान ही बना ही सकते हैं, लेकिन ये आपको सरकार सुविधा दे रही है कि एक स्टेप बाय स्टेप जैसे इनकम वाइज है ये, और इसकी आप पीएमए की वेबसाइट पे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, वहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो पर सालाना आपकी इनकम है वो 15 लाख या 25 लाख है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसके फायदे मिलेंगे, तो वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। दूसरा ये मैं बता रहा था कि आपको कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं हम में से जो प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, जो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, परमानेंट वो एक किराए पर ही रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी दी गई है। सरकार उनको बनाने जो मकान दे रही है उस पर भी आपको 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, और जो बेटर मैंने आपको बताया वेबसाइट पढ़ लेंगे कि कितने लाख तक आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। Okay. वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी कंडीशन के ऊपर। जी बिल्कुल। तो सारी जो कंडीशन है, बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी, वो सारी कंडीशन आप जो वेबसाइट पे जाकर के आप जो है पढ़ सकते हैं, तो वो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जाना कि नक्शे को पास करवाने की क्या प्रोसेस रहती है प्री DCR और ऑटो प्लान में, और न जाने कितने सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज की वीडियो में शेयर करा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, और अब जो है जाते जाते मैं आपको सरफराज जी का इंट्रोडक्शन दे दूं। तो सरफराज जी को जो है फील्ड का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और साथ में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि मैप्स पे काम करती है, तो उनकी मैप्स किस तरीके से होते हैं और अंदर किस तरीके से काम होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी समझ है और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। प्लानिंग भी ये करते हैं, और सबसे अच्छी बात जो है ये मेरे होम टाउन के हैं, और इनका भी जो है अपना एक पर्सनल चैनल है सिविल साइनाइट के नाम से, जिसपे कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। मैंने खुद जो इनका चैनल को सब्सक्राइब करा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी भी हैं, और फिलहाल हम जो है काफ़ी सारे जगह पे अपने साथ में भी काम किया है। तो आप इनके चैनल को भी आप विजिट करिए और जरूर उसको सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।